है ना। स्वतंत्र भारत में राजनीति। तीसरा चैप्टर है नियोजित विकास की राजनीति। तीसरा चैप्टर का नाम है नियोजित विकास की राजनीति। में पहले देखेंगे राजनीतिक फैसला और विकास। राजनीतिक फैसला क्या होता है, विकास कैसे होता है। देखिए, इस्पात उस समय विश्वव्यापी मांग बढ़ रहा था। पूरे विश्व भर में इस्पात की मांग ज़्यादा हो रहा था। उस समय इस्पात लौह अयस्क का भंडारण सबसे ज़्यादा उड़ीसा में था। उस समय लौह अयस्क का भंडारण सबसे अधिक उड़ीसा में था, है ना। उड़ीसा की सरकार, है ना, लौह अयस्क के भंडारण को अप्रत्याशित मांग को भूनना चाह रहा था, है ना। विश्व भर में इस्पात का मांग हो रहा था। उस समय उड़ीसा में लौह अयस्क का भंडार ज़्यादा था, तो सरकार करता है उड़ीसा का सरकार अप्रत्याशित मांग को भूनना चाह रहा था। इसलिए इंटरनेशनल राष्ट्रीय स्तर पर, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर और राष्ट्रीय स्तर पर, इंटरनेशनल और नेशनल पर हस्ताक्षर करता है कि ले जाओ, हमारे यहाँ से लौह अयस्क का भंडार है। तो राज्य में पूंजी निवेश होगा। ऐसा सरकार सोचा कि राज्य में अगर हम लौह अयस्क का भंडार दे देंगे पूरा देश में, राज्य में पूंजी निवेश होगा। अब पूंजी निवेश होगा तो मेरा रोजगार भी मिलेगा, है ना। क्या कि हाँ, अगर पैसा आएगा तो रोजगार भी होगा, है ना। क्या कि लौह अयस्क के भंडार को निकालने में पूंजी को निवेश करना पड़ेगा। और पूंजी को निवेश करेंगे तो रोजगार मिलेगा। यहाँ के लोग खाएगा पिएगा। तो अब विकसित लौह अयस्क भंडार तो जो था उड़ीसा में, अब विकसित इलाका में था। अब खास करके आदिवासी जिला में आदिवासी को डर हो गया था, क्या घर बार छोड़ने पड़ेगा, आदिवासी लोग के आजीविका भी खत्म हो जाएगा। आदिवासी लोग को और डर हो गया पर्यावरणविद को कि पर्यावरण प्रदूषण होगा। खनन अगर ज़्यादा होगा तो पर्यावरण प्रदूषण होगा। अब केंद्र सरकार को भी डर हो गया, अगर देश में अगर लौह अयस्क का भंडार खनन ना होगा, इसको डर होगा कि खनन होने से पर्यावरणविद को डर है कि खनन होने से पर्यावरण प्रदूषण होगा। लेकिन इसको केंद्र का सरकार को डर है कि अगर खनन ना होगा तो देश भर में पूंजी का बाधा पहुंचेगा। अब देश में पूंजी का बाधा पहुंचेगा तो बुरा मसाइल माने खराब स्थिति देश में जाएगा। देखिए, इस्पात की विश्वव्यापी मांग बढ़ गया था विश्व भर में इस्पात का मांग। तो निवेश के लिहाज से उड़ीसा निवेश करना चाहता था। उड़ीसा एक महत्वपूर्ण जगह के रूप में उभरल था निवेश के लिहाज से। उड़ीसा निवेश के मामले में पहला स्थान आता है इस्पात को। उड़ीसा में लौह अयस्क का विशाल भंडार था उस समय, और लौह अयस्क का विशाल भंडार था और अभी इसका दोहन बाकी था। विशाल भंडार था और वहाँ पर दोहन नहीं हुआ था, दोहन करना बाकी था उड़ीसा में लौह अयस्क को। इसलिए उड़ीसा के राज्य सरकार ने लौह अयस्क की इस अप्रत्याशित मांग को भूनना चाहा, है ना। उसने अंतर्राष्ट्रीय या राष्ट्रीय स्तर पर इस्पात निर्माण के साथ सहमति पत्र पर हस्ताक्षर करता है ना। हस्ताक्षर करता है कि ले जाओ यहाँ से। सरकार सोच रही थी कि इससे राज्य में जरूरी पूंजी निवेश भी हो जाएगा। उड़ीसा का सरकार सोच रहा था कि हमारे राज्य में पूंजी जरूरी जो पूंजी है, पूंजी निवेश भी इसमें हो जाएगा, और रोजगार के अवसर भी बड़ी संख्या में समान हो जाएंगे। लौह अयस्क के ज़्यादातर भंडार उड़ीसा के सर्वाधिक अविकसित इलाका में था, खास करके वैसा इलाका जहां आदिवासी बहुल जिला था, वहां पर लौह अयस्क का भंडार ज़्यादा था। इसलिए आदिवासी को डर हो गया था, क्या अगर हमारा एरिया में ज़्यादा लौह अयस्क है
तो यहाँ उद्योग लग जाएगा तो अपने घर बार छोड़ना पड़ जाएगा, विस्थापन होना पड़ेगा। और आजीविका भी खा पी रहे हैं वो भी छीन जाएगा। और पर्यावरण को भी डर हो गया था कि अगर खनन और उद्योग होगा उड़ीसा में, खनन भी और उद्योग लगेगा तो पर्यावरण प्रदूषण होगा। केंद्र सरकार को लगता था कि अगर उद्योग लगने की अनुमति नहीं दी गई इन लोगों के द्वारा तो यह बुरी मिसाइल कायम हो जाएगा, जिससे देश में पूंजी निवेश को बाधा पहुंचेगा। और देश में बाधा पहुंचेगा पूंजी निवेश को तो आजीविका खत्म हो जाएगा। सब अपने अपने जगह पर डर रहा है, सब अपने अपने जगह सही बोल रहा है। इसलिए सब आपस में सहमति बनाने की जरूरत था, इसलिए टकराव भी पैदा हो सकता था, इसलिए राजनीतिक टकराव आता है। इधर राजनीतिक टकराव आता है। इन सवालों के जवाब में मैंने इनमें आपसी में संबंध में क्या ऐसा कोई करने देगा? आदिवासी यहाँ अपने जगह पर खनन होने देगा? इस सभी सवालों को आपसी संबंध बनाने के लिए इन सवालों के राजनीतिक टकराव आता है। इन सवालों का जवाब कोई विशेषज्ञ नहीं दे सकता है, कोई विशेषज्ञ जो है नहीं दे सकता है कि यहाँ खनन होगा कि नहीं होगा से, किसको घाटा हो, किसको नुकसान हो, किसको फायदा होगा से। इस तरह के फैसले में एक सामूहिक हितों को है ना, एक सामाजिक समूह के हित को दूसरे सामाजिक सामूहिक के हित को तुलना में तौला जाना जाता है। एक समूह और दूसरे समूह के सामाजिक बात को सुन करके तौला जाना चाहिए कि किसका बात सही किसका गलत है। साथ ही मौजूद पीढ़ी चल रहा है उसके हितों को ध्यान में रखना चाहिए, और आने वाली जो पीढ़ी है उसको भी हितों को भी ध्यान में रख कर लाभ हानि की तुलना पर मापना चाहिए पड़ता है। इन्हें खाली अभी देख रहे हैं, आने वाली पीढ़ी में नहीं देख रहे लॉ इस बात बचेगा से सबको देखना चाहिए। किसी भी लोकतंत्र में कोई भी लोकतंत्र रहेगा, ऐसे फैसले में अगर होता है तो जनता द्वारा लिए जाने चाहिए। किसी भी लोकतंत्र में ऐसे फैसले जनता द्वारा लिए जाने चाहिए, या कम से कम इन फैसले पर विशेषज्ञों की स्वीकृति की मुहर जरूरी होना चाहिए। जनता भी और विशेषज्ञ की स्वीकृति मिलना चाहिए, जनता से राय भी जानना चाहिए और विशेषज्ञ की स्वीकृति भी मिलना चाहिए, तभी वहाँ पर खुदाई करना चाहिए। खनन, पर्यावरण, अर्थशास्त्र के विशेषज्ञों की राय जानना महत्वपूर्ण होता है। खनन हो या पर्यावरण हो या अर्थशास्त्र, सभी के विशेषज्ञ से पूछना चाहिए कि यहाँ खनन होगा ना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। लेकिन अंतिम निर्णय निश्चित तौर पर देखा जाए तो राजनीतिक निर्णय होना चाहिए। सबसे राय लेना चाहिए, लेकिन अंतिम निर्णय जब भी आएगा, अंतिम निर्णय निश्चित तौर पर राजनीतिक निर्णय होना चाहिए। राजनीतिक निर्णय होना चाहिए। और राजनीतिक निर्णय में कौन कौन आता है? तो जनप्रतिनिधि जनता की भावना को समझता है। जनप्रतिनिधि जनता ही चुन के भेजता है, इसलिए जनता के भाव को समझता है जनप्रतिनिधि। और जनप्रतिनिधियों को ऐसे फैसले लेने चाहिए। खास करके राजनीतिक निर्णय में जनप्रतिनिधि फैसला करेगा कि यहाँ पर क्या होना चाहिए नहीं होना चाहिए, सबसे राय लेना चाहिए। अंत में राजनीतिक निर्णय लेकर के जनप्रतिनिधि के हाथ दे देना चाहिए कि यहाँ पर क्या होना चाहिए, खुदाई होना चाहिए नहीं होना चाहिए, यही फैसला करेगा। यही राजनीतिक टकराव। कोई खास नहीं है, देख लीजिएगा। तो राजनीतिक फैसले और विकास में राजनीतिक टकराव देख लिया। दूसरा हो जाएगा आपको विकास की धारणा। दूसरा विकास की धारणा, विकास का अर्थ क्या होता है? अर्थ यही है कि आज़ादी के बाद 1 दशक तक बहस हुआ कि पश्चिमी देश जो है, पश्चिमी देश, वहाँ औद्योगिकरण आधुनिक हो रहा है। इसी के पश्चिमी देश के आधुनिक औद्योगिकरण को अपनाना चाहिए। पश्चिमी में
पश्चिमी देश जो है इसमें सामाजिक पूंजीवादी उदारवादी आते हैं। सामाजिकवादी पूंजीवादी उदारवादी अपनाते हैं पश्चिमी देश में। आधुनिकरण का मतलब होता है, इसका पर्यायवाची है समृद्धि, भौतिकी, प्रगति, पर्यावरण, तर्क बुद्धि। विकास की धारणा आज़ादी के बाद मॉडल कैसा रहा? आज़ादी के बाद मॉडल विकास, आज़ादी के बाद विकास का मॉडल रहा दो प्रकार से। उदारवादी पूंजीवादी मॉडल जो चलता था यूरोप अमेरिका में, और समाजवादी मॉडल जो चलता था रूस, और दोनों को मिक्सर करके बना लिया था मिश्रवादी भारत। विकास की धारणा में अक्सर इन टकराव के पीछे विकास की धारणा को हाथ होता है। जो टकराव जो होता है, एक समाज को दूसरा समाज से बातचीत विचार करके राय लेना, जनता से राय लेना, जनता के जनप्रतिनिधि से राय लेना, टकराव होता है। लोग चाहता है, उद्योगपति चाहता है कि हाँ उद्योग खुले, कृषि चाहता है कि ना खुले। इसलिए दोनों के बीच में टकराव जो हो रहा है विकास कारण हो रहा है। उड़ीसा के उदाहरण से हमें पता चलता है कि इतना कह देने भर से बात नहीं बनती कि हर कोई विकास चाहता है। खाली कह दो से ना होता कि विकास चाहिए बस। उड़ीसा के लोग देख के विकास चाह रहे थे, लेकिन सब अपने अपने फायदा के लिए विकास चाह रहे थे। जनता के विभिन्न तबकों के लिए विकास के अर्थ अलग अलग होता है। जनता के लिए विकास अलग अलग होता है। मिसाल के लिए इस्पात संयंत्र बैठाने की योजना बना रहे हैं। मिसाल के लिए इस्पात संयंत्र जो उड़ीसा में मिलल था वो बैठाने की योजना बना रहे हैं उद्योगपति कहता है कि हम मिसाल के तौर पर इस्पात संयंत्र बैठाएंगे। इस्पात के किसी शहर उपभोक्ता और इस्पात संयंत्र के लिए प्रस्तावित इलाके में रह रहे किसी आदिवासी के लिए विकास का अर्थ अलग अलग होगा। उद्योगपति का विकास का अर्थ अलग है, आदिवासी के विकास का अर्थ अलग अलग होता है। विकास से जुड़ी कोई भी चर्चा विवाद से परे नहीं होता। आज़ादी के बाद के पहले दशक होता है, इस सवाल पर खूब बहस होता है, पूरा बहस होता है। उस वक्त लोग बाग विकास की बातें आते हैं पश्चिमी का हवाला देते हैं कि विकास का पैमाना पश्चिमी मुल्क जो देश है उससे होना चाहिए, उसी की तरह होना चाहिए विकास भारत में भी। आज भी एक अर्थ में हम इस बात का लक्ष्य कर सकते हैं कि विकास का अर्थ ज़्यादा से ज़्यादा आधुनिक होना चाहिए। आज सही बात है, आज ज़्यादा से ज़्यादा आधुनिक होना चाहिए। ये जो आधुनिक विकास होता है पश्चिमी देश से है, और आधुनिक होने का अर्थ है कि पश्चिमी औद्योगिक देश की तरह होना चाहिए। और पश्चिमी औद्योगिक देश की तरह है, समझिए कि आधुनिकीकरण हो रहा है भारत में विकास। माना जाता था कि पश्चिमी मुल्कों की तरह हर देश को आधुनिकीकरण की प्रक्रिया से गुजरना होगा। ऐसा माना जाता है कि पश्चिमी मुल्क की तरह अगर औद्योगिक देश चाहिए तो आधुनिकीकरण से गुजरना होगा। जिस तरह पश्चिमी मुल्कों में आधुनिकीकरण हुआ पश्चिमी देश में, उस पश्चिमी देश में आधुनिकीकरण के कारण पुरानी सामाजिक संरचना टूट चुकी थी। पुराना जो सामाजिक संरचना टूट गया था, पूंजीवादी और उदारवादी का उदय था, है ना। पुराना समाजवादी संरचना टूट गया और पूंजीवादी उदारवादी का उदय हुआ। उसी तरह दुनिया के बाकी देशों में भी होगा। दुनिया के बाकी देश में भी सामाजिक संरचना टूटेगा और पूंजीवादी उदारवादी का उदय होगा। आधुनिकीकरण होगा तब आधुनिकीकरण को समृद्ध और भौतिक प्रगति आधुनिक वैज्ञानिक तर्क बुद्धि का पर्यायवाची माना जाता था। आधुनिकीकरण जो है इसको
समृद्धि, भौतिक प्रगति, वैज्ञानिक तर्क बुद्धि का परिचय माना जाता था। आधुनिकीकरण को विकास की ऐसी धारणा को मानने के कारण तब हर को विभिन्न देशों को विकसित, विकासशील अथवा अविकसित बताकर उसके बारे में अपनी बातें कहना था। बहुत सारे देश में विकसित और विकासशील का मतलब है अविकसित बताकर ऐसा बात बोला जाता था कि सामाजिक संरचना टूटेगा, पूंजीवादी उदारवाद का उदय होगा। आज़ादी के समय चल रहा था, उसमें हिंदुस्तान के सामने विकास के दो मॉडल सामने था। दो मॉडल में पहला मॉडल था उदारवादी पूंजीवादी मॉडल, जो यूरोप में चलता था और संयुक्त राज्य अमेरिका में चलता था उदारवादी पूंजीवादी मॉडल। यानी कि यहाँ उदारवादी पूंजीवादी मॉडल है तो यानी कि यूरोप और अमेरिका में तो यानी कि सामाजिक संरचना टूटल होगा था ना, उदारवादी पूंजीवादी आयल था। यह मॉडल अपना लिया था है ना यूरोप और अमेरिका में। दूसरा है समाजवादी मॉडल। समाजवादी टूट के ही बनता है उदारवादी पूंजीवादी। यही समाजवादी मॉडल सोवियत संघ रूस ने अपनाया था है ना। समाजवादी को सोवियत संघ रूस ने अपनाया था। आप इन दोनों विचारधाराओं के बारे में पढ़ चुके हैं कि आप ये भी जानते हैं कि दो महाशक्ति अमेरिका रूस उस समय लड़ाई हो रहा था। दो महाशक्तियों के बीच शीत युद्ध चल रहा था। उसी शीत युद्ध का दौर चल रहा था। उस वक्त हिंदुस्तान में बहुत से लोग विकास के सोवियत मॉडल से गहरे तौर पर प्रभावित है। सोवियत संघ जो रूस है समाजवादी, उससे बहुत सारे हिंदुस्तान में प्रभावित है। यानी कि समाजवादी जो रूस में चलता है, इंडिया प्रभावित है इसी से। जब शीत युद्ध चल रहा था तब जब दो महाशक्ति के शीत युद्ध चल रहा था उस समय हिंदुस्तान में बहुत से लोग जो थे विकास करने के मामले में सोवियत संघ जो रूस है वही सोवियत मॉडल से गहरे तौर पर प्रभावित है। ऐसे लोगों में भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी भी था। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी जो था ये भी प्रभावित था सोवियत संघ रूस वाला मॉडल से। और तो सोशलिस्ट पार्टी है ना, सोशलिस्ट पार्टी भी प्रभावित था सोवियत संघ रूस के मॉडल से। खुद कांग्रेस के नेहरू भी शामिल थे सोवियत संघ रूस के से प्रभावित है। अमेरिकी तर्ज के पूंजीवादी विकास के पैराकार बहुत कम था। अमेरिकी तर्ज के पूंजीवादी जो था उदारवादी अमेरिका में चलता था, इसको उतना वैल्यू नहीं था। आज़ादी के समय उदारवादी पूंजीवादी यूरोप और अमेरिका में चलता था। यहाँ पर इससे ज़्यादा प्रभावित नहीं थे लोग। लेकिन समाजवादी जो रूस में चलता है इससे इंडिया प्रभावित था। जैसे CPI कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी, सोशलिस्ट पार्टी, कांग्रेस के नेहरू सब प्रभावित है समाजवादी से। लेकिन निकलता दोनों के अर्थ में मिश्रित अर्थव्यवस्था निकलता भारत में। आज़ादी के आंदोलन के दौरान ही जब आज़ादी का आंदोलन चल रहा था उसी समय सहमति बनल था। क्या? आज़ाद भारत, यानी कि आज़ाद भारत की बात हो रहा है। जब आंदोलन चल रहा था, आंदोलन है ना, आंदोलन के में सहमति बनल था कि आर्थिक सरोकार होगा भारत में। आर्थिक सरोकार होगा, सरकार बनेगा, अंग्रेजी आर्थिक सरोकार की तरह नहीं होगा। सरकार भी बनेगा भारत में, लेकिन अंग्रेजी हुकूमत की तरह नहीं रहेगा। सरकार बनेगा लेकिन ऐसा हुकूमत नहीं चलाएगा जैसे अंग्रेज चलाता था। गरीबी मिटाना और सामाजिक आर्थिक पुनर्वितरण होगा। गरीबी मिटाना और सामाजिक आर्थिक पुनर्वितरण होगा। सामाजिक आर्थिक सब चीज़ का पुनर्वितरण होगा लोगों के बीच में, ताकि गरीब मिट जाए। ये सरकार का जिम्मा रहेगा करने के लिए। इसलिए बहस नेता लोगों में बहस होता था। ये सब बात आज़ादी के आंदोलन के समय सब बात निर्णय ले लिया गया था। वही कह रहा, आज़ादी के आंदोलन के दौरान ही एक सहमति बन गई थी कि नेताओं ने इस पसंद
में यह सहमति प्रतिबिंबित हो रही थी। राष्ट्रीय नेताओं के मन में यह बात बिल्कुल साफ थी कि आज़ाद भारत की सरकार आर्थिक सरोकार अंग्रेजी हुकूमत के आर्थिक सरोकार से एकदम अलग होगा। आर्थिक सरकार जो होगा अंग्रेजी हुकूमत के सरकार से एकदम अलग होगा। भारत के आर्थिक सरोकार आज़ाद भारत के सरकार अंग्रेजी हुकूमत की तरह संकुचित व्यापारिक हितों की पूर्ति के लिए काम नहीं करेगा। यहाँ सरकार बनेगा अलग। अंग्रेजी हुकूमत के संकुचित व्यापारिक की तरह सरकार नहीं रहेगा। वही कह रहा आज़ाद भारत की सरकार अंग्रेजी हुकूमत की तरह संकुचित व्यापारिक हित की पूर्ति के लिए काम नहीं करेगा। कि संकुचित व्यापारी के लिए काम करता था अंग्रेज। भारत में ऐसा सरकार नहीं बनेगा कि व्यापारी के लिए काम करेगा। आज़ादी के आंदोलन के दौरान ही यह बात भी साफ हो गई थी कि गरीबी मिटाना है और सामाजिक आर्थिक पुनर्वितरण करना होगा। समाज में आर्थिक वितरण होगा। ये सबके जिम्मा सरकार के हाथ में होगा। नेताओं ने इन बातों को लेकर बहस भी छिड़ गया। कुछ औद्योगिकरण को उचित रास्ता मानते थे तो कुछ के नज़र में कृषि का विकास करना चाहता। कुछ लोग औद्योगिकरण को उचित मानते थे कि चलो औद्योगिकरण होगा, और कुछ नेता लोग कृषि का विकास करना चाहते थे और ग्रामीण क्षेत्र का गरीबों का दूर करना सर्वाधिक उचित। कृषि का विकास होगा तो ग्रामीण क्षेत्र के गरीब लोग दूर होंगे, सब अमीर बनेगा। ये सब विचार था सबके। क्या है वामपंथी और क्या है दक्षिणापंथ? सुनिए। जब विभिन्न देशों की राजनीति की बात होती है, बहुत सारे देशों के राजनीति की बात होती है, तो अक्सर वहाँ के राजनीतिक दल, वहाँ का पार्टी जो होता है और समूह जो होता है, हवाला देते हुए कहा जाता है कि इस या उस पार्टी या समूह की विचारधारा वामपंथी अथवा दक्षिणापंथी रुझान वाली है ना। वामपंथी या दक्षिणापंथी की रुझान वाली है इस या उस पार्टी। ऐसा सुनते हुए हम लोग सुने हैं। आप ऐसा जिक्र जरूर ही पढ़ा होगा। दक्षिणापंथ अथवा वामपंथ शब्द से किसी राजनीतिक दल अथवा समूह के बारे में यह प्रकट होता है कि सामाजिक बदलाव को लेकर वह कौन सा पक्ष लेगा। अब आर्थिक पुनर्वितरण में राज्य की भूमिका के बारे में उसकी क्या राय होगी। माने दक्षिणापंथ वामपंथ से ही अर्थ होता है कि राजनीतिक दल या समूह के बारे में पता चलता है। दक्षिणापंथ अथवा वामपंथ शब्द से किसी राजनीतिक पार्टी के या किसी राजनीतिक समूह के बारे में यह प्रकट होता है कि सामाजिक बदलाव। राजनीतिक पार्टी और समूह के बारे में पता चलता है कि वह सामाजिक बदलाव कैसे करेगा पार्टी, या कौन सा पक्ष लेगा पार्टी, या आर्थिक पुनर्वितरण में राज्य की भूमिका के बारे में उसकी क्या राय होगा पार्टी को, यही बताता है। वामपंथी से अमूमन उन लोगों की तरफ संकेत किया जाता है ना। सब वामपंथी और दक्षिणापंथ वामपंथी सबसे ही पता चलता है। राजनीतिक पार्टी या जो समूह है वो समाज के लिए बदलाव क्या करेगा, समाज के लिए बदलाव क्या करेगा, समाज को बदलने के लिए क्या पक्ष लेगा, आर्थिक पुनर्वितरण में राज्य की क्या भूमिका होगा, ये सब राय बताता है दक्षिणापंथ वामपंथी से। खास करके वामपंथी पूछेगा तो यह गरीब और पिछड़े सामाजिक समूह के तरफदारी करता है। गरीब लोग और पिछड़ा सामाजिक समूह जो है इनका कैसे आगे निकलेगा। और दक्षिणापंथ इसी का फायदा उठाने के लिए कहता है वामपंथी। दक्षिणापंथ में उन लोगों को इंगित किया जाता है जो यह मानते हैं कि खुली प्रतिस्पर्धा और बाजार मूलक अर्थव्यवस्था के जरिए ही प्रगति हो सकती है। कैसे खुली
प्रतिस्पर्धा में कंपटीशन में खुल्लम खुल्ला होना चाहिए कोई चीज़ का, और बाजार में जो मूल्य है उसके अनुसार अर्थव्यवस्था के बाजार मूलक अर्थव्यवस्था के जरिए ही प्रगति हो सकती है। सरकार को अर्थव्यवस्था में गैर जरूरी हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए। यही होता है दक्षिणापंथ का अर्थ। नियोजन माने प्लान। विकास की रूपरेखा खाका, विकास कैसे होगा उसकी खाका बनाना, रूपरेखा बनाना नियोजन कहलाता है। ये सरकार करेगा। कैसे विकास का रूपरेखा होगा उस सरकार करेगा। वही विकास निजी हाथ में नहीं होना चाहिए। निजी माने कोई खास आदमी के हाथ में नहीं होना चाहिए, है ना। विकास के लिए प्लान तैयार करना चाहिए ताकि निजी हाथ में न जाए। 1940 के 50 के दशक चला था। 1940 और 50 के दशक में वर्ल्ड में पूरे विश्व भर में समर्थन मिला। क्या? अर्थव्यवस्था पूर्ण निर्माण के लिए अर्थ समर्थन मिला था। 1940-50 के दशक में पूरे विश्व में समर्थन मिला था। किस चीज़ के लिए? अर्थव्यवस्था पूर्ण वितरण होना, पूर्ण निर्माण होना चाहिए अर्थव्यवस्था। इसी के लिए 1940-50 में के दशक में समर्थन मिला था। यूरोप और अमेरिका में महामंदी हो गया था। दोनों में पूंजीवादी और उदारवादी थे। यहाँ यूरोप में महामंदी आता है और जापान और जर्मनी में युद्ध चल रहा था, है ना। यूरोप में महामंदी के कारण अर्थव्यवस्था गड़बड़ाया, जापान जर्मनी में युद्ध चल रहा था, इसलिए दोनों में अर्थव्यवस्था गड़बड़ा जाता है। उस समय रूस में समाजवादी चल रहा था, समाजवादी मॉडल था रूस में। रूस का किया 1930-40 के दशक में, 40-50 है, 30-40 के दशक में कठिनाई इतना हो रहा था। यूरोप, जापान, जर्मनी में युद्ध हो रहा था। यूरोप में महामंदी आल था। ये कठिनाइयों के बीच अर्थव्यवस्था गड़बड़ाया है। फिर भी कठिनाइयों के बीच रूस का किया 1930 और 40 के दशक में, ये कठिनाइयों के बीच आर्थिक प्रगति कर था पूरा। तो देखते हैं नियोजन। मतभेद के बावजूद एक बिंदु पर सभी सहमत नहीं थे। इतना मतभेद हो रहा था, सब एक बिंदु पर सहमत नहीं हो पा रहे थे, है ना। वो कह रहा था कि ना ऐसा होगा। उद्योगपति का अपने फायदे के लिए, कुछ लोग अपनी कृषि के लिए बारे में सोच रहे थे, तो एक बिंदु पर सहमत नहीं थे। विकास का काम निजी हाथों में नहीं सौंपा जा सकता है और सरकार के लिए जरूरी है कि वह विकास का एक खाका अथवा योजना तैयार करें। निजी हाथ में विकास सौंपने नहीं कीजिएगा और सरकार के जरूरी होता है कि विकास कैसे होगा ना होगा उसका खाका योजना तैयार करें। दरअसल अर्थव्यवस्था के पुनर्निर्माण के लिए नियोजन के विचार को 1940 और 50 के दशक में पूरे विश्व में जन समर्थन मिला, है ना। 1940-50 के दशक में जन समर्थन मिला था पूरे विश्व भर में कि नियोजन के विचार करने के लिए, है ना। दरअसल अर्थव्यवस्था के पुनर्निर्माण के लिए जन समर्थन मिलता पूरे विश्व भर में 40-50 के दशक में क्या नियोजन बनावे। अर्थव्यवस्था के पुनर्निर्माण के लिए नियोजन के विचार को 1940 और 50 के दशक में पूरे विश्व भर में जन समर्थन मिला कि नियोजन प्लान बनाए। यूरोप महामंदी का शिकार हो गया था। कुछ सबक सीख चुका था यूरोप महामंदी का शिकार हुआ तो यहाँ अर्थव्यवस्था गड़बड़ा गया था। जापान जर्मनी में युद्ध हो रहा था, इसके कारण इन दोनों में भी अर्थव्यवस्था गड़बड़ा गया था। सोवियत संघ ने क्या किया 1930-40 के दशक में इसका फायदा उठाते हुए, है ना, शानदार आर्थिक प्रगति कर लिया था सोवियत संघ रूस ने। इन सारी बातों के कारण नियोजन के पक्ष में दुनिया भर में हवा बह रही थी कि नियोजन होना चाहिए, प्लान होना चाहिए, है ना। गरीब कैसा आगे निकलेगा, अमीर कैसे काम कब करेगा, इस सब के बारे में नियोजन बनाना जरूरी चाहिए था पूरे विश्व भर में। चलिए देखते हैं निजी निवेश, मसलन उद्योगपति और बड़े व्यापारिक उद्यमी नियोजन के पक्ष में नहीं थे। निजी निवेश, मसलन उद्योगपति खास करके
उद्योगपति चाह रहा था कि निजी निवेश न होना चाहिए, और बड़े बड़े व्यापारिक उद्यमी चाह रहे थे कि निजी के पक्ष में नहीं थे, कि निजी आदमी हो जाएगा तो बड़ा बड़ा उद्योगपति के पास पैसा होता है, और उद्योगपति और बड़े बड़े व्यापारिक लोगों के पास पैसा होता है। निजी हो जाएगा तो इन लोग आगे नहीं कर पाएंगे, इसलिए इन लोग नियोजन नहीं के पक्ष में नहीं थे। वे खुली अर्थव्यवस्था चाहते थे। उद्योगपति हो या व्यापारिक उद्यमी हो, सब निजी के पक्ष में नहीं थे। वो चाह रहे थे इन दोनों कि खुली अर्थव्यवस्था चाहते थे, कि जहां पूंजी के बहाव पर सरकार का कोई अंश न हो, कि जितना मतलब पूंजी बहावते रहिए, सरकार इस पर कोई अंश न लगाए। पैसा राज में था, लेकिन भारत में ऐसा नहीं हुआ। लोग भले सोचे, उद्योगपति बड़े बड़े व्यापारी लोग, कि खुली अर्थव्यवस्था चाहे जहाँ पूंजी बहाव में सरकार का कोई अंश न हो, और निजी निवेश नहीं चाहते थे। लेकिन भारत में ऐसा नहीं हुआ। भारत में 1940 में उद्योगपतियों का एक तबका एकजुट हो गए थे। पूरे देश में तो यही चाह रहा था, उद्योगपति पैसा लाए कि निजी निवेश ना हो, खुला अर्थव्यवस्था चाहते थे, ताकि जितना मन उतना पैसा बहाते रहे। लेकिन 1940 में भारत में ऐसा नहीं हुआ। भारत के उद्योगपति ने कहा कि 1940 में एक तबका एकजुट हुआ। 1940 में उद्योगपति का एक तबका एकजुट हुआ। इस समूह ने, उद्योगपति का जो समूह था, उसमें नियोजित अर्थव्यवस्था चलाने का एक संयुक्त प्रस्ताव तैयार किया। कहा कि अर्थव्यवस्था चलेगा, लेकिन खुला नहीं, नियोजित चलेगा, ना प्लान चलेगा। प्लान बनाया अर्थव्यवस्था चलाने के लिए, और संयुक्त प्रस्ताव तैयार किया, सब मिलकर प्रस्ताव तैयार किया। 1940 में उद्योगपति ने सभी मिलकर के एक प्लान बनाया कि अर्थव्यवस्था कैसे चलेगा। वो अर्थव्यवस्था को प्लान बनाया चलाने के लिए, सभी मिलकर के तैयार किया। इसी को बॉम्बे प्लान कहा जाता है। तो बॉम्बे प्लान किसे कहते हैं? तो उसे कहते हैं 1940 में उद्योगपति सभी मिल जाते हैं, अर्थव्यवस्था चलाने के प्लान बनाते हैं। वो जो अर्थव्यवस्था को चलाने के लिए जो प्लान बनाते हैं, उसको कहते हैं बॉम्बे प्लान, कहते हैं बॉम्बे प्लान। तो बॉम्बे प्लान 1940 में हुआ। सभी उद्योगपति भारत में मिल करके एक प्लान बनाते हैं ताकि अर्थव्यवस्था चले। उस अर्थव्यवस्था को चलाने के लिए जो प्लान बनाए उसे बॉम्बे प्लान कहते हैं। बॉम्बे प्लान की मंशा था, बॉम्बे प्लान बन जाता है। इसमें बात होता है क्या, कि सरकार औद्योगिक और अन्य आर्थिक निवेश के क्षेत्र में बड़े कदम उठाए। सरकार के दे दिया इनको जिम्मा, कि सरकार चाहेगा तो औद्योगिक क्षेत्र में या अन्य आर्थिक निवेश के क्षेत्र में, औद्योगिक क्षेत्र हो या अन्य आर्थिक निवेश क्षेत्र हो, सभी में बड़े बड़े कदम उठाएगा सरकार। इस तरह चाहे दक्षिणापंथ हो, पीछे पड़े, वामपंथी हो, उस वक्त सभी चाहते थे कि देश नियोजित अर्थव्यवस्था की राह पर चले। जो देश नियोजित अर्थव्यवस्था माने प्लान जो बनल है, उसी प्लान के अनुसार अर्थव्यवस्था की राह पर चले। भारत के आज़ाद होते ही योजना आयोग अस्तित्व में आ जाता है। इसी को प्लान बनाने के लिए है ना, अर्थव्यवस्था को चलाने के लिए योजना आयोग बनता है, जो प्रधानमंत्री इसका अध्यक्ष होता है। भारत अपने विकास के लिए कौन सा रास्ता और कौन सा रणनीति अपनाएगा, यह फैसला करता है, योजना आयोग करता है। इस संस्था ने केंद्रीय और सबसे प्रभावशाली भूमिका निभाई, केंद्र में भी, और सबसे प्रभावशाली भूमिका निभाता है योजना आयोग। तो योजना आयोग क्या है? अध्यक्ष प्रधानमंत्री होता है, पीएम। इसका काम क्या है? भारत के विकास कैसे होगा और भारत के विकास में कौन सा रास्ता अपनाया जाएगा, कौन सा रणनीति अपनाकर, यही योजना आयोग कहलाता है। मतलब भारत की अर्थव्यवस्था को अपनाने के लिए जो नियम बनाते हैं, जो प्लान बनाते हैं, उसे योजना आयोग कहते हैं। अब बॉम्बे प्लान में सभी उद्योगपति मिलकर जो प्लान बने थे अर्थव्यवस्था को चलाने के लिए, उसे बॉम्बे प्लान कहते हैं। बॉम्बे प्लान में सरकार का जिम्मा देता है कि भारत में औद्योगिक अनार्थिक निवेश के क्षेत्र में बड़े कदम उठाए। इसमें दक्षिणापंथ और वामपंथी भी चाहते थे यही बात। योजना आयोग
के अध्यक्ष प्रधानमंत्री होता है, पीएम होता है। इसकी स्थापना 15 मार्च को शायद का तो होता है, मार्च 1950 में होता है, इतना सोच लीजिए। मार्च 1950 में हुआ। यह एक सलाहकार की भूमिका निभाता है, मैंने कोई को सलाह देता है योजना आयोग। पिछले साल आपने भारतीय संविधान सिद्धांत और व्यवहार के नाम के बुक है, नाम की बुक किताब पढ़ी थी हमने पिछले साल 11वें साल के बाद, थोड़ा देख लीजिएगा बुक है को, भारतीय संविधान सिद्धांत और व्यवहार की बुक पढ़ा है। क्या यह बता सकते इस योजना आयोग का कोई जिक्र, माने इसमें सिद्धांत, भारतीय संविधान सिद्धांत व्यवहार के बुक जो इसमें योजना आयोग की चर्चा नहीं है, योजना आयोग की चर्चा इसमें नहीं है, सोच लीजिए। इसका योजना आयोग तभी यह प्रभाव होता है, यहां से पढ़िए, 1950 में होता, मार्च 1950 में स्थापना हुआ था। भारत सरकार ने इसे एक सीधे साधे प्रस्ताव के जरिए किया था। यह आयोग एक सलाहकार की भूमिका निभाता है, सही बात है। इसकी सिफारिश तभी प्रभावकारी होता है, योजना आयोग का सिफारिश तभी प्रभाव होता है जब मंत्रिमंडल, चाहे प्रधानमंत्री रहे कोई भी रहे, मंत्रिमंडल उन्हें मंजूर करे, तभी यह सिफारिश में आता है, ना तो नहीं आता। मंत्रिमंडल के सिफारिश पर ही प्रस्ताव में पास होता है योजना आयोग। जिस प्रस्ताव के जरिए योजना आयोग की स्थापना हुई, जो भी प्रस्ताव आयल होगा उसी प्रस्ताव के तहत योजना आयोग की स्थापना होगा। वही कहा, जिस प्रस्ताव के जरिए योजना आयोग की स्थापना हुई थी उसमें इसके कार्य के दायरे के उल्लेख करते हुए कहा गया था। जिस प्रस्ताव के साथ योजना आयोग पास हुआ था मंत्रिमंडल के द्वारा, उसमें बोलल गया था, वो प्रस्ताव में कहल गया था योजना आयोग के बारे में। सुनिए, भारत के संविधान में भारत के नागरिकों को कुछ मौलिक अधिकार दिए गए हैं। संविधान में लिखल है कि जो भारत का नागरिक होगा उसको मौलिक अधिकार दिया जाएगा। और राज्य के लिए, भारत के नागरिक के लिए मौलिक अधिकार है, ठीक ना। और राज्य के लिए ठीक है, देश के लिए तो मौलिक अधिकार मिल गया, संविधान में लिख दिया गया। संविधान में बोला कि जो राज्य होगा, जब बिहार होगा, झारखंड, उस राज्य के अलग अलग के लिए, तो राज्य के लिए नीति निर्देशक तत्व का उल्लेख किया गया। राज्य के लिए नीति निर्देशक तत्व का उल्लेख किया गया। नीति निर्देशक तत्व के अंतर्गत यह बात विशेष रूप से कही गई कि राज्य एक ऐसी समाज रचना को बचाते हुए लोगों की भलाई के लिए प्रयास करेगा। नीति निर्देशक तत्व में बोला गया है कि राज्य जो होगा एक ऐसा समाज बनाएगा, राज्य ऐसे समाज की रचना करेगा जो लोगों की भलाई करेगा, लोगों के भलाई के लिए प्रयास करेगा, जहां राष्ट्रीय जीवन की सभी संस्थाएं सामाजिक रूप से, राष्ट्रीय जीवन जो है उसकी जितना संस्था है, जैसे सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय की भावना से अनुप्रमाणित हो। राज्य अन्य बातों के अतिरिक्त अपने नीतियों को इस तरह बनाएगा और अमल भी करेगा। भारत के नागरिक के लिए संविधान में बोला गया है मौलिक अधिकार, और राज्य के लिए नीति निर्देशक तत्व डीएसपी का उल्लेख किया गया है। इसमें बोला गया है, सब योजना आयोग के तहत बनल था सब। इसमें बोलल गया है कि राज्य एक समाज की रचना करेगा, राज्य जो है समाज की रचना करेगा, उस समाज में लोगों का भलाई होगा, वो लोगों का भलाई होगा, और राष्ट्रीय जीवन के सभी संस्थाएं जैसे सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय की भावना का अनुप्रमाणित होगा। और समाज के सभी लोगों की भलाई के साथ साथ राष्ट्रीय जीवन की संस्था सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय के बारे में प्रमाणित करता है। इसके साथ और बोलता है, नीति निर्देशक तत्व में ही बोला गया है सब कुछ कि स्त्री, इसी में बोला गया सब, ठीक ना।
स्त्री पुरुष जो भी होगा सभी नागरिकों को आजीविका के समाज की रचना कर रहे तो चाहे स्त्री हो पुरुष हो सभी नागरिक हो सभी को आजीविका के पर्याप्त साधन का बराबर अधिकार होगा। सभी स्त्री पुरुष जो भी रहेगा ना सभी नागरिकों को आजीविका जीने के लिए जो भी पर्याप्त साधन होता हो सभी को बराबर साधन मिलेगा। पुरुष महिला सबको जो पढ़ना है तो सबको बराबर मिलेगा, हक है। समुदाय के भौतिक संसाधनों की मिल्कियत और नियंत्रण को इस तरह बांटा जाएगा कि उसे सर्व सम्मान की भलाई हो। समुदाय हो के जितना भौतिक संसाधन रहेगा सभी भौतिक समाज के सभी भौतिक संसाधन को मिल करके और नियंत्रित करके बांटा जाएगा, सभी के बीच में बांटा जाएगा और सर्व सम्मान की भलाई के बारे में चर्चा होगा। अर्थव्यवस्था का संचालन इस तरह नहीं किया जाएगा कि धन या उत्पादन के साधन एकाध जगह केंद्रित हो, जन सामान्य की भलाई बाधित हो। का अर्थव्यवस्था का संचालन इस तरह नहीं करेंगे कि धन या जो उत्पादन हो रहा है कहीं एक जगह केंद्रित रहेगा धन, ऐसा नहीं होगा। या जन सामान्य की भलाई बाधित हो रहा है ऐसा अर्थव्यवस्था का संचालन नहीं होगा। जब भी होगा तो धन या उत्पादन सभी जगह एक जगह केंद्रित न होकर के सभी जगह केंद्रित होगा, सभी के बीच में जाएगा और जन सामान्य को कोई बाधित नहीं होना चाहिए, ऐसा बोला गया है नीति निर्धारण तत्व में। यही योजना आयोग की स्थापना मार्च 1950 में था। सलाहकार की भूमिका निभाता पीएम अध्यक्ष था। योजना आयोग के प्रधानमंत्री कहा कि नरेंद्र मोदी ने इसको हटा करके नीति आयोग ला दिया। का नीति आयोग लाना, भारत सरकार ने ये योजना आयोग के स्थान पर एक नई संस्था नीति आयोग लाना। नीति आयोग के जगह पर भारत सरकार ने नीति आयोग का पूरा नाम है राष्ट्रीय भारत परिवर्तन संस्था। एन से होगा नेशनल, नेशनल माने राष्ट्रीय। आई से होगा इंडिया, इंडिया माने भारत, भारत। टी से टेक्नोलॉजी होगा, राष्ट्रीय भारत परिवर्तन संस्थान। इंस्टीट्यूट माने आई से इंस्टीट्यूट। नीति आयोग राष्ट्रीय भारत परिवर्तन संस्थान है पूरा नाम। यह 1 जनवरी 2015 का था। इसका उद्देश्य जानिएगा, इतना वेबसाइट पर पता कर सकते क्यों आया था नीति आयोग के। 1 जनवरी 2015 का था नीति आयोग। शुरुआती कदम देखा जाना, इसमें सोवियत संघ की तरह जो पंचवर्षीय योजना था वो भारत में अपनाने के बाद होता है। सोवियत संघ अपनाया था, रूस अपनाया था पंचवर्षीय योजना, उसी तरह से भारत में अपनाने के बाद होता है। तो उन्हें योजना आयोग 1950 में होता, मार्च 1950 में स्थापना हुआ था। टीका किया केंद्र सरकार और राज्य सरकार में बांट देता है बजट को। जो बजट होता है केंद्र सरकार का अलग बजट होगा और राज्य सरकार का बजट अलग सरकार में हिस्सा में बांट देता है। बजट 2 हिस्सा में होता है, एगो राज्य सरकार में भी 2 भाग में होगा, गैर योजना व्यय इसमें भी और योजना व्यय इसमें भी होगा। और केंद्र सरकार में भी होगा गैर योजना व्यय और योजना व्यय 5 साल के लिए 5 साल में खर्च करना होता था, केंद्र सरकार में भी बढ़ गया। तो गैर योजना व्यय में सालाना साल में कितना खर्चा आ रहा हो दैनिक खर्चा जोड़ा जाता था और योजना व्यय में 5 साल पर खर्चा होता था के व्यय को बारे में खर्चा होता था। मैंने इसी के बारे में सोचते थे। फिर आता है पंचवर्षीय। तो शुरुआती कदम सोवियत संघ की तरह भारत के योजना आयोग ने क्या किया, भारत में योजना आयोग जो था 1950 में था, मार्च 1950 में स्थापना। उसने क्या किया, देखा कि सोवियत संघ पंचवर्षीय योजना लागू करना, इसलिए सोवियत संघ की तरह भारत के योजना आयोग ने पंचवर्षीय योजना का विकल्प चुनता।
इसके पीछे एक सीधा साधा विचार था कि भारत सरकार अपनी तरफ से एक दस्तावेज तैयार करेगा। भारत सरकार करेगा अपनी तरफ से एक दस्तावेज डॉक्यूमेंट तैयार करेगा जिसमें अगले 5 वर्ष के लिए आमदनी और खर्च की योजना होगी। आमदनी और खर्च का योजना के बारे में देखा है 5 साल के लिए। इसलिए आमदनी कितना भारत सरकार किया वो डॉक्यूमेंट में कितना दिखाया, आमदनी वो डॉक्यूमेंट में कितना खर्च किया उसकी के बारे में योजना तैयार करके दिखाएगा। उसे 5 साल के लिए योजना तैयार करके दिखाएगा आमदनी खर्च डॉक्यूमेंट में, उसी को पंचवर्षीय योजना कहा गया। वही योजना के तहत के अनुसार केंद्र सरकार को भी और सभी केंद्र सरकार और जो 28 राज्य भारत में सभी 28 राज्यों को बजट के 2 हिस्सा में बांट देता है। पहला एक हिस्सा नाम है गैर योजना व्यय और दूसरा हिस्सा का नाम है योजना व्यय। गैर योजना व्यय के अंतर्गत सालाना आधार पर होता था, माने साल में होता था, जो दैनिक मदों पर खर्च करना था। साल में होता था यह और दैनिक मद पर खर्च के बारे में बताता था। दूसरा है योजना व्यय। योजना व्यय को योजना में तय की गई जो योजना एक बनल है, प्लान जो बनल था वो प्लान में जितना तय किया गया प्राथमिकताओं को ध्यान में रखते हुए 5 साल की अवधि में खर्च करने के बारे में बताता था, है ना। 5 साल के खर्च के बारे में योजना व्यय में बताता था। दोनों व्यय है। पंचवर्षीय योजना पर अमल करने का एक फायदा यह था कि सरकार के सामने अर्थव्यवस्था की एक बड़ी तस्वीर होती थी। पंचवर्षीय योजना से यही फायदा है कि सरकार के सामने अर्थव्यवस्था का कैसा अर्थव्यवस्था नहीं है ये पता चलता है सरकार के द्वारा कि भारत का अर्थव्यवस्था कैसा है। ये पंचवर्षीय योजना से पता चलता है और वो अर्थव्यवस्था में लंबी अवधि का हस्तक्षेप कर सकती है। यही योजना एक से फायदा भी है। फिर आता है पहला पंचवर्षीय योजना 1951 में आता है तो नवंबर में वार्षिक दस्तावेज जारी कर देता है। वार्षिक दस्तावेज डॉक्यूमेंट जारी करता है जो अर्थव्यवस्था के बारे में बताता है कितना खर्च हुआ कितना आमदनी हुआ, है ना। तो नवंबर में वार्षिक दस्तावेज जारी होता है और देश में बहस होने लगता है किसी पर, तो वार्षिक दस्तावेज डॉक्यूमेंट पर जहाँ बहस होता है प्रथम पंचवर्षीय योजना में देश में बहस होता है कि हर क्षेत्र के लोग बहस करते हैं। बुद्धिजीवी, किसान, गरीब सब, पत्रकार, सरकारी गैर सरकारी कर्मचारी, उद्योगपति, किसान सब बहस करते हैं। फिर दूसरा पंचवर्षीय योजना तो 56 में 21, 51 और 5 56। फिर तीसरा 56 और 5 61 में आता है तीसरी। चौथा कुछ 1966 में आना था लेकिन चौथा को बंद कर दिया था, विराम हो जाता है। चलिए देखते हैं, पढ़ते हैं। 1951 में प्रथम पंचवर्षीय योजना का प्रारूप जारी हो जाता है और इसी साल नवंबर में योजना का वार्षिक दस्तावेज भी जारी किया जाता है। जब वास्तविक दस्तावेज नवंबर में जारी होता है प्रथम पंचवर्षीय योजना में, तो इस देश में भारत देश में गहमी मैंने पूरा माहौल ही पैदा हो जाता है कि पूरा लोग जानने लगते हैं। जीवन के हर क्षेत्र के लोग, चाहे मसलन बुद्धिजीवी हो या पत्रकार हो या सरकारी या गैर सरकारी जो भी हो, क्षेत्र के कर्मचारी हो, है ना, सरकारी या गैर सरकारी क्षेत्र के कर्मचारी हो, उद्योगपति हो, किसान हो, राजनेता आदि ने योजना के दस्तावेज पर व्यापक रूप से बहस और मुबाहिसा चलाया। नियोजन को लेकर के प्रथम पंचवर्षीय योजना जो नियोजन बना था, प्लान बनल था, वो प्लान को लेकर के देश में जो गहगामी पैदा हुई थी वह 1956 में दूसरी पंचवर्षीय योजना आता है। तो 56 में दूसरी पंचवर्षीय योजना के 7 चरण पर पहुंच जाता है भाषा भाषी। प्रथम वाला 56 तक चल जाता है। फिर 61 में तीसरी पंचवर्षीय योजना आता है। योजना के समय 61 के तीसरी पंचवर्षीय योजना के समय तक यह माहौल जारी रहता है, गहमी रहता है। लेकिन चौथी पंचवर्षीय योजना आता है 66 से चालू होता है। 66 से चालू होना था चौथा, लेकिन
लेकिन इस वक्त नियोजन का नयापन एक हद तक मंद पड़ गया था, है ना। नियोजन जो बनल था, नया नया नियोजन जो बन रहा था मंद हो गया था, थोड़ा सा कमज़ोर पड़ गया था। नया नया मंद मतलब कि नियोजन बनने में थोड़ा समय लेट होने लगा। भारत गहन आर्थिक संकट के बाहर गहराई रूप से आर्थिक संकट के चपेट में आ गया था। पूरा रुपया पैसा में के संकट में आ गया था, तो आर्थिक संकट के चपेट में आ चुका था भारत। सरकार ने पंचवर्षीय योजना को थोड़ी देर के लिए चौथी पंचवर्षीय योजना को विराम देता है, रोक देता है। हालांकि इन योजनाओं को प्राथमिकता और प्रक्रिया को लेकर के अनेक आलोचना भी होता है। चौथी पंचवर्षीय योजना के प्राथमिकता देख करके और प्रक्रिया को लेकर के बहुत सारा आलोचना भी होता है। लेकिन यह बात सच है कि इस वक्त तक भारत के जो आर्थिक मंदी जो है, आर्थिक संकट जो है, वो विकास की बुनियाद पर पड़ चुकी थी। थोड़ा सा कमज़ोर हो गया था भारत आर्थिक रूप से, इसलिए चौथा पंचवर्षीय योजना को बंद कर दिया गया था। यही पंचवर्षीय 1951 में होल था प्रथम स्टार्ट, छापत्तर चलल था यहाँ तक। वही प्रथम पंचवर्षीय योजना 1951 से 56 तक चलता है। 1951 से 56 प्रथम पंचवर्षीय योजना 1951 से 56 तक की कोशिश था कि देश के जो गरीब है, देश की गरीबी के मक्काड़ जाल से निकाल फेंकना था, उन्हें गरीबी हटाना था देश को। योजना को तैयार करने में जुटे विशेषज्ञ, जितने विशेषज्ञ थे उसमें से एक विशेषज्ञ का नाम है के एन राज थे। इनका भी हाथ है प्रथम पंचवर्षीय योजना बनाना, के एन राजन। इस युवा अर्थशास्त्री का दलील था, यह अर्थशास्त्री होगा। अगले 2 दशक तक इनका कहलाम था, के एन राज के, अगले 2 दशक तक भारत को अपनी चाल जो है, अर्थव्यवस्था में जो चाल है, धीमी गति से धीमी रखनी चाहिए, क्योंकि तेज रफ्तार अगर रहेगा तो तेज रफ्तार से अर्थव्यवस्था का विकास नुकसान पहुंचेगा। इसलिए 2 दशक तक 10 दूनी 20 साल तक चाल अर्थव्यवस्था के विकास में धीमी रखना चाहिए। पहली पंचवर्षीय योजना में ज़्यादातर कृषि क्षेत्र पर जोर दिया गया, जोर कहेगा तो कृषि क्षेत्र पर जोर दिया गया था। इस योजना के अंतर्गत बांध, सिंचाई, है ना, क्षेत्र में निवेश किया गया। बांध पर कितना खर्चा होगा, सिंचाई पर कितना खर्चा होगा, इस चीज़ पर ज़्यादा निवेश माने खर्चा पर बात की गई थी, क्योंकि कृषि क्षेत्र है तो जाहिर सी बात बांध सिंचाई होबे करेगा, तो न पटेगा खेत। यही बांध सिंचाई के निवेश पर चर्चा किया गया था। विभाजन के कारण कृषि क्षेत्र को गहरी मार लगी थी, है ना। देश विभाजन भी हो गया था ना, पाकिस्तान और हिंदुस्तान अलग, इसलिए विभाजन कारण कृषि क्षेत्र को गहरी मार लगी थी। और इस क्षेत्र में माने कृषि क्षेत्र में तुरंत ध्यान देने जरूरी था। भाखड़ा नांगल जैसी विशाल परियोजना के लिए बड़ी धनराशि आवंटित की गई थी। भाखड़ा नांगल परियोजना है, बड़े बड़े विशाल परियोजना सब है, इसके लिए बहुत सारा धनराशि बांटा गया था, ताकि भाखड़ा नांगल परियोजना बनेगा तो बांध सिंचाई होगा, तो कृषि क्षेत्र पर सिंचाई होगा। भाखड़ा नांगल जैसे विशाल परियोजना के लिए बड़ी धनराशि आवंटित की गई थी। इस पंचवर्षीय योजना में माना गया था कि देश में भूमि के वितरण का जो ढारा मौजूद है, उसे कृषि के विकास को सबसे बड़ा बाधा पहुंचती है। कहा गया कि भूमि जो है छोटे छोटे टुकड़ा में है, छोटा जो टुकड़ा में है ना, तो भूमि है जो छोटे छोटे टुकड़ा में है, इसलिए कृषि के विकास करने में छोटे छोटे टुकड़ा पर थोड़ा दिक्कत हो रहा है। इसलिए इसमें भूमि सुधार आता है और सभी छोटे छोटे टुकड़े को भूमि सुधार करते हुए एक टुकड़ा बना देता है, बड़ा टुकड़ा। इस योजना में भूमि सुधार पर जोर दिया गया, भूमि सुधार पर भी जोर दिया गया कि सब टुकड़ा को एक साथ मिला लो, और उस देश के विकास की बुनियादी चीज माना गया। यही भूमि सुधार से सब टुकड़ा छोटे छोटे खेत था, सब योग हो जाता है और देश की विकास होगा।
कुछ नहीं। प्रथम पंचवर्षीय योजना 1951 से पता चला देश की गरीबी को हटाने के पाथल था, है ना। इसमें के.एन. राजन विशेषज्ञ थे, अर्थशास्त्री थे। ये बोलते हैं 2 दशक तक कोई भी देश के जो अर्थव्यवस्था का विकास करना चाहते हैं शुरू 2 दशक तक धीमे रखना चाहिए। और कृषि क्षेत्र पर जोर दिया गया था, इसलिए बांध और सिंचाई बनाया गया था। भाखड़ नांगल परियोजना का में धनराशि बहुत बांटा गया था। इसमें बहुत सारे भूमि में वितरण किया गया था छोटे से टुकड़े, इसलिए विकास करने में दिक्कत हो रहा था। इसलिए भूमि सुधार हुआ और छोटे छोटे टुकड़े को बड़े बड़े टुकड़ा बना दिया। अब इस पर कृषि करना आसान हो गया, जिसके कारण भारत के अर्थव्यवस्था विकास हो गया आसान। इस भूमि सुधार यही प्रथम पंचवर्षीय योजना में योजनाकार जो थे, योजनाकार मतलब का जैसे के.एन. राजन, वही योजनाकारों का बुनियादी लक्ष्य था कि राष्ट्रीय आय के स्तर जो है उसको ऊंचा करना। राष्ट्रीय आय में राष्ट्रीय स्तर पर जितना आमदनी होता है उस आमदनी को ऊंचा कर देना है, ठीक ना। तो राष्ट्रीय आय के स्तर को क्या करना है, ऊंचा करना है। यह तभी होगा, राष्ट्रीय आय का स्तर ऊंचा तभी होगा जब लोगों की बचत अधिक होना चाहिए, लोग का पैसा ज़्यादा बचा और खर्च कम होना चाहिए, तभी ना राष्ट्रीय आय का आमदनी ऊपर होगा, ऊंचा होगा। तो लोगों की बचत अधिक और खर्च कम होना चाहिए। 1950 के दशक में खर्च का स्तर देखा गया तो बहुत नीचे था। 1950 में देखा गया तो 85 में नहीं था प्रथम पंचवर्षीय योजना। 50 के दशक में खर्च बहुत कम था और बचत बहुत ज़्यादा था उस समय। तो 1950 के दशक में खर्च का स्तर भी बहुत नीचे था। अब इसे और कम नहीं कर सकते खर्च। योजनाकारों ने बचत को अधिक बढ़ा देने की कोशिश की है। तो देखो योजनाकार जितना था के राज्य जो थे वो बोलते हैं बचत को अधिक से अधिक बढ़ा देने की कोशिश की गई थी प्रथम पंचवर्षीय योजना में। यह काम भी कठिन था। बचत को बढ़ा देना काम कठिन था, क्योंकि देश में जितना रोजगार के काबिल लोग थे पढ़े लिखल, उसकी तुलना में देश को मौजूद पूंजी भंडार कम था। रोजगार लेने वाले जितना पढ़ लिख के रोजगार के काबिल बने थे उतना भारत के पास पूंजी का भंडार ये नहीं था। इसलिए बचत को बढ़ाने की कोशिश तो करल गया था कि बचत को बढ़ा देने की कोशिश की गई थी, लेकिन कठिन था। क्यों? कि रोजगार के काबिल लोग जितना थे उतना मेरे पास पूंजी के भंडारे नहीं था, पूंजी नहीं था। बहरहाल नियोजन रोजगार को बढ़ा देने की गई थी, पूंजी नहीं था, कम था। बहरहाल नियोजन की प्रक्रिया में लोगों की जो बचत होता है वो तीसरी पंचवर्षीय योजना तक बढ़ी, है ना। लोगों की बचत तीसरी पंचवर्षीय योजना तक बढ़ते रहा बचत, लेकिन यह बचत उम्मीद के अनुरूप नहीं थी। भारत तीसरी पंचवर्षीय योजना तक बचत बढ़ते गया, प्रथम से लेकर तीसरी पंचवर्षीय योजना तक बचत बढ़ा, क्योंकि बचत पर बढ़ावा देने की कोशिश की थी। लेकिन यह बचत उम्मीद जितना चाहिए था उतना नहीं हो पाया, उतना अनुरूप नहीं हुआ। बचत मान लेकर 100 था, अब हुआ 80, तो कहाँ जितना चाहिए उतना नहीं हुआ, बचत के अनुरूप नहीं हो पाया। बचत तीसरी पंचवर्षीय योजना तक तो बचत हुआ, लेकिन जितना चाहिए उतना बचत नहीं हो पाया। प्रथम पंचवर्षीय योजना का शुरुआत में इससे कहीं ज़्यादा बचत की उम्मीद की गई थी। प्रथम पंचवर्षीय योजना की शुरुआत जितना सोचल गया था कि इतना बचत होगा, उससे ज़्यादा बचत की उम्मीद की गई थी। प्रथम पंचवर्षीय योजना की शुरुआत में इससे कहीं ज़्यादा जितना बचल था तीसरी पंचवर्षीय योजना में, ओकरा से ज़्यादा तो प्रथम पंचवर्षीय योजना में उम्मीद की गई थी कि बचत, उससे ज़्यादा भी नहीं हुआ। वही कहा, प्रथम पंचवर्षीय योजना की शुरुआत में इससे कहीं ज़्यादा बचत की उम्मीद की गई थी। बाद के दिनों में यानी 1960 के दशक से लेकर 1970 के दशक तक शुरुआती सालों तक बचत की मात्रा में लगातार कमी आई। 60 से 70 के बीच में बचत की मात्रा में क्या हुआ, कमते गया। 60-70 के दशक में बचत की मात्रा कम गया। तो क्या देखें प्रथम पंचवर्षीय योजना में इसका लक्ष्य पूछेगा
राष्ट्रीय आय का स्तर ऊंचा करना था, क्योंकि इसे कभी तभी होगा जब बचत अधिक होगा, खर्च ज़्यादा होगा। बचत अधिक, खर्च कम होना चाहिए। 1950 के दशक में खर्च का स्तर बहुत कम था, बहुत नीचे था, और इससे कम नहीं कर सकते खर्च, इससे कम नहीं किया जा सकता है। योजनाकारों ने बचत को अधिक बढ़ाने देने की कोशिश की, लेकिन यह बढ़ा देना बहुत कठिन हो। क्यों? रोजगार के जितना लोग काबिल थे उतना पूंजी मेरे पास नहीं था। नियोजन की प्रक्रिया में लोगों की बचत तीसरी पंचवर्षीय योजना तक बढ़ा, लेकिन यह बढ़ा जरूर, लेकिन जितना बचत उम्मीद के अनुरूप था उसके अनुरूप नहीं बढ़ा। इससे कहीं ज़्यादा तो हम लोग प्रथम पंचवर्षीय योजना में सोच लिए थे कि बचत होगा। 1960 के दशक तक, 60 से लेकर के 70 के दशक में बचत में लगातार कमी आया। औद्योगिकरण की तेज रफ्तार। तो तेज रफ्तार, पहला प्रथम पंचवर्षीय योजना थोड़ा सा इसको है ना, के.एन. राजन बोला था कि 2 दशक तक धीमी चाल रखना था, मैंने धीमी मैंने धीरज रखना था। लेकिन दूसरी पंचवर्षीय योजना आता है 56 से 56, 1956, 5, 61 तक चलता है। औद्योगिकरण के तेज रफ्तार होता है इसी में। दूसरी पंचवर्षीय योजना 1956 से 61 तक चलता है। इस योजना में भारी उद्योग के विकास पर जोर दिया गया था। प्रथम पंचवर्षीय योजना में आपको कृषि क्षेत्र पर है ना, बांध सिंचाई बनाने के बारे में जोर दिया गया था, लेकिन दूसरी पर भारी उद्योग, पीसी महालनोबिस थे इस योजनाकार के अध्यक्ष। पहलकार के थे के.एन. राजन थे, लेकिन दूसरा का पीसी महालनोबिस थे। इन्हीं के नेतृत्व में अर्थशास्त्रियों और योजनाकारों की एक समूह ने इस योजना तैयार किया था। पहले योजना का मूल मंत्र था धीरज। पहला जो योजना बना था 1951 से 56, धीरज माने कि धीरे गति से विकास करना। लेकिन दूसरी योजना आता है 1956 से 61 तक, जिसका कोशिश था तेज गति से संरचनात्मक बदलाव करने की थी। मतलब तेज गति से बदलाव करना अर्थव्यवस्था में। प्रथम में कोशिश करल था धीरे धीरे गति से, और बढ़ावा देवल गल था बचत को। इसमें कोशिश करल गल था तेज गति से बदलाव करने के बारे में चर्चा होल था। इसके लिए हर संभव दिशा में बदलाव की बात तय की गई। हर दिशा का मतलब का, हर दिशा संभव हो सके है, हर दिशा में बदलाव करो, हर दिशा जो भी मिलेगा हर चीज में बदलाव करो, अब तेज गति से बढ़ो। सरकार ने देशी उद्योगों को संरक्षण देने के लिए आयात पर भारी शुल्क लगाया। तो भारी उद्योग के विकास पर जोर दिया गया था ना, इसलिए सरकार ने देशी उद्योगों को, विदेशी नहीं, देशी उद्योग रहेगा उसको संरक्षण देना है। देशी उद्योग को संरक्षण देने के लिए आयात पर भारी शुल्क लगाया। माने देशी अगर उद्योग बढ़ाएगा तो विदेश से जो भी आएगा उस पर बहुत सारा शुल्क लगा दो, ताकि विदेश से कम सामान आएगा तो देशी बनेगा तो ज़्यादा बिकेगा। इस आयात पर सरकार ने क्या किया, देशी उद्योग को संरक्षण देने के लिए, देशी उद्योग के वैल्यू देने के लिए आयात पर दूसरे देश से जो आएगा उस आयात पर भारी शुल्क लगा दो, ताकि बाहर से कम चीज आवे और देश वाला ज़्यादा बिके। इसलिए संरक्षण की इस नीति से निजी और सार्वजनिक क्षेत्र के उद्योगों को आगे बढ़ाने में मदद मिली। निजी क्षेत्र भी बढ़ा और सार्वजनिक क्षेत्र के उद्योग जो था वो भी बढ़ा। आयात पर शुल्क लगा तो चूंकि इस अवधि में बचत और निवेश दोनों बढ़ गया। बचत भी पैसा भी बढ़ा, हालांकि बचत बढ़ाने के बाद होता प्रथम पंचवर्षीय योजना में बढ़ते तीसरी पंचवर्षीय योजना बढ़ा था, लेकिन उतना नहीं बढ़ा था जितना प्रथम पंचवर्षीय योजना में उम्मीद की गई थी। लेकिन इस अवधि में बचत निवेश दोनों बढ़ता है। दूसरी पंचवर्षीय योजना बचत भी बढ़ा और निवेश जितना खर्चा करते हैं उतना खर्चा भी दोनों बढ़ा। इसलिए बिजली और रेलवे भारी उद्योग में आता है। बिजली, रेलवे, इस्पात, मशीनरी और संचार जैसे उद्योगों को
सार्वजनिक क्षेत्र में विकसित किया गया। बिजली, रेलवे देख ही रहे हैं, इस्पात, मशीनरी, संचार, ये सब का ये सब उद्योग है। जैसे उद्योगों को सार्वजनिक क्षेत्र में विकास कर दिया गया। दरअसल औद्योगिकरण पर दिए गए जोर ने भारतीय अर्थव्यवस्था के विकास को एक नया अंजाम दे देता है। तो 285 योजना कब से कब चला? 56 से 61। इसमें कहा भारी उद्योग पर विकास पर जोर दिया गया था। कौन अध्यक्ष इसके अर्थशास्त्री थे? पीसी महालनोबिस थे। इसमें कहा पहले प्रकार धीरज रखने की बात होती है, धीम गति से। दूसरी में तेज गति से बात होता है कि विकास होगा अर्थव्यवस्था में। सरकार ने क्या किया? देशी उद्योग को सुरक्षा देने के लिए विदेश से आने वाले सामान पर आयात पर भारी शुल्क लगा दिया, ताकि इससे क्या होगा? निजी और सार्वजनिक क्षेत्र के उद्योग का विकास बढ़ेगा और इसलिए बचत निवेश दोनों बढ़ गया। बिजली, रेलवे, इस्पात, मशीनरी, संचार जैसे उद्योग सार्वजनिक क्षेत्र बना, इसका विकास हो गया। इस तरह से औद्योगिकरण पर दिए गए जोर ने औद्योगिकरण पर भारी उद्योग में कहा औद्योगिकरण हो गया। औद्योगिकरण पर जोर दिया गया था ना, है ना, इसलिए भारतीय अर्थव्यवस्था के विकास को थोड़ा सा नया अंजाम मिलता है यहाँ। कुछ योजना में बहुत सारा समस्या भी आया। योजना मतलब कि चाहे पंचवर्षीय योजना में रहा या पंचवर्ष प्रथम योजना रहा या दूसरी या तीसरी, सभी में समस्या रहा। देखिए, बहरहाल इसके साथ कुछ समस्या भी थी। भारत प्रौद्योगिकी के लिहाज से पिछड़ा हुआ देश था। भारत प्रौद्योगिकी इंडस्ट्री के लिहाज से पिछड़ा हुआ देश था और विश्व बाजार से प्रौद्योगिकी खरीदने में उसे अपनी बहुमूल्य विदेशी मुद्रा खर्च करनी पड़े। भारत प्रौद्योगिकी के लिहाज से पिछड़ा हुआ देश था और विश्व के बाजार से अगर प्रौद्योगिकी खरीदेगा तो जाहिर सी बात है बहुमूल्य विदेशी मुद्रा खर्च करने पड़ेगा। इसके अतिरिक्त उद्योगों ने कृषि को कम वैल्यू दिया और कहा कि हम निवेश को, पूंजी को, है ना, निवेश को ज़्यादा आकर्षित किया। भाई उद्योग वाला आदमी थे तो पैसा वाला आदमी थे, कहा कृषि काहे खोलना है, उद्योग निवेश खोलो, निवेश लगाएंगे ज़्यादा तो ज़्यादा खर्चा करेंगे तो ज़्यादा पैसा कमाएंगे, है ना। तो उद्योगों ने कृषि की अपेक्षा निवेश को ज़्यादा आकर्षित किया, क्योंकि विदेशी मुद्रा खर्च करना पड़ता है तो उद्योगों लोग ही विदेशी मुद्रा खर्च करेगा ना। ऐसे में खाद्यान्न संकट की आशंका अलग से सता रहे थे। ऐसे स्थिति में, है ना, एक तो पैसा नहीं, भारत के प्रगति के हिसाब से पिछड़ा हुआ देश था, एक तो दूसरा विश्व के बाजार से खरीदेगा तो विदेशी मुद्रा खर्चा होगा, ज़्यादा खर्चा होगा। उद्योग लोग बोल रहे हैं कृषि को कम वैल्यू दो और निवेश को ज़्यादा वैल्यू दो। ऐसे में खाद्यान्न संकट की आशंका अलग से सता रहे थे। भारत के योजनाकारों को उद्योग और कृषि के बीच में, है ना, संतुलन साधने में भारी कठिनाई आई। उद्योग को और कृषि को दोनों को संतुलन बनाने के चक्कर में योजनाकारों को थोड़ा कठिन का रास्ता करना पड़ा। तीसरी पंचवर्षीय योजना आता है तो दूसरी पंचवर्षीय योजना से कुछ खास अलग नहीं थी। वही कहा, तीसरी पंचवर्षीय योजना दूसरी योजना से कुछ खास अलग नहीं थी। जितना आलोचक थे, इस सब के विरोधी करने वाले थे, वही आलोचक ने ध्यान फिर दिलाया कि इस समय से योजना की रणनीतियों में सीधे शहरों की तरफदारी होती नजर आती है। अगर उद्योग को बढ़ावा ज़्यादा मिलेगा, निवेश ज़्यादा होगा तो शहर को ज़्यादा फायदा होगा, शहरी लोगों को ज़्यादा फायदा होगा। कुछ अन्य लोगों का मानना था कि कृषि की जगह उद्योग को प्राथमिकता देकर गलती की गई है। कृषि की जगह उद्योग नहीं होना चाहिए। कृषि की जगह उद्योग खोल देने से इसको वैल्यू ज़्यादा दे दिया गया है, इसलिए गलत कर दिया है भारत सरकार। ये कुछ आलोचक बोलते हैं।
कृषि की जगह उद्योगों को प्राथमिकता दे करके गलत किया है। कृषि की जगह उद्योग नहीं होना चाहिए था। कुछ ऐसे भी लोग थे जो चाहते थे कि भारी उद्योगों की जगह कृषि आधारित उद्योग पर जोर दिया जाए। भारी उद्योग रहेगा, उसके जगह पर कृषि आधारित उद्योग होना चाहिए। कुछ ऐसा भी आलोचक थे। दूसरी पंचवर्षीय योजना 56-66 पर भारी उद्योग पर विकास पर जोर दिया गया था और इसका लेखक थे पीसी महालनोबिस। वही पीसी महालनोबिस के बारे में है चर्चा है, देख लीजिए। पीसी महालनोबिस 1893 से 1972 तक चलते हैं। 1893 से 1972 अंतर्राष्ट्रीय स्तर के मैंने पूरे विश्व भर के स्तर के विख्यात वैज्ञानिक थे, है ना। विख्यात अंतर्राष्ट्रीय स्तर के विख्यात वैज्ञानिक एवं सांख्यिकीविद भी थे ये। अगला है भारतीय सांख्यिकी संस्थान 1931 के संस्थापक भी थे, है ना। अंतर्राष्ट्रीय स्तर के विख्यात वैज्ञानिक भी थे और सांख्यिकीविद भी थे। वही सांख्यिकीविद भारत के भी थे। भारतीय सांख्यिकी संस्थान की स्थापना 1931 में होता है। 1931 के संस्थापक भी रह चुके हैं ये। दूसरी पंचवर्षीय योजना जब आता है ना, योजना के योजनाकार भी थे। पहले के तो के राजा थे, दूसरी के यही थे। तीव्र औद्योगिकरण और सार्वजनिक क्षेत्र का सक्रिय भूमिका के समर्थक थे, क्योंकि दूसरी पंचवर्षीय योजना में तेजी से औद्योगिकरण विकास करके चर्चा होता था। इसलिए तीव्र औद्योगिकरण और सार्वजनिक क्षेत्र में सक्रिय भूमिका का समर्थक रह चुके हैं, क्योंकि दूसरी पंचवर्षीय योजना में सब चीजें हुआ था। देखिए जैसे कुमारप्पा 1892 से 1960, 1892 से लेकर के 1960 तक। इनका असली नाम था जेसी कुमारप्पा। का असली नाम था जेसी क से कुमारप्पा, क से कार्नेलियस जेसी कार्नेलियस। 1892 से 1960। यह अर्थशास्त्री एवं चार्टर्ड अकाउंटेंट थे। अर्थशास्त्री एवं चार्टर्ड अकाउंटेंट थे। इंग्लैंड एवं अमेरिका में शिक्षा किए थे। इंग्लैंड में शिक्षा, अमेरिका में भी जाकर शिक्षा ग्रहण किए थे। महात्मा गांधी के अनुयायी भी थे। इसलिए महात्मा गांधी गांधीवादी आर्थिक नीतियों को लागू करने की कोशिश किया था। महात्मा गांधी के अनुयायी थे, इसलिए गांधीवादी आर्थिक जो भी नीति होगा उसको लागू करने की कोशिश किए थे। इकोनॉमी ऑफ परमानेंस बुक है। इकोनॉमी ऑफ परमानेंस के लेखक भी रह चुके हैं कुमारप्पा। योजना आयोग के सदस्य के रूप में योजना प्रक्रिया में हिस्सेदारी लिया था। योजना आयोग के सदस्य के रूप में भाग लिए थे। जेसी कार्नेलियस पूरा नाम है, अर्थशास्त्री, चार्ट अकाउंटेंट थे ये। इंग्लैंड और अमेरिका में शिक्षा ग्रहण किया। महात्मा गांधी के अनुयायी थे, इसलिए गांधीवादी आर्थिक नीति को लागू करने की कोशिश किया। इकोनॉमी ऑफ परमानेंस के लेखक थे। योजना आयोग के सदस्य के रूप में योजना प्रक्रिया में हिस्सेदारी भी किया। पहली पंचवर्षीय योजना है ललका वाला और दूसरा का हरिका वाला, बुलका वाला। दूसरी पंचवर्षीय योजना है, इसमें कृषि और सामुदायिक विकास, कृषि के बारे में और सामुदायिक विकास के बारे में। पहला में पंचवर्षीय योजना में 15.1% बढ़ा और दूसरा में पंचवर्षीय योजना में 11.8 बढ़ा। 11.8, 15 से 11.8। दूसरा है सिंचाई और बाढ़ नियंत्रण। सिंचाई पर भी नियंत्रण और बाढ़ पर नियंत्रण हुआ। तो पहली पंचवर्षीय योजना में 17% बाढ़ पर नियंत्रण किया गया, सिंचाई हुआ, और दूसरी में 10.1। यहाँ भी कम, यहाँ भी कम। कृषि सामुदायिक में भी कम और सिंचाई बाढ़ में भी नियंत्रण में दूसरी पंचवर्षीय योजना कम रहा। तीसरा में उद्योग और खनन हुआ। उद्योग खनन 7.6 रहा, तो दूसरी पंचवर्षीय योजना में 18.5 रहा। तो उद्योग और खनन के मामले में
दूसरा पंचवर्षीय योजना बढ़े रहा। विकास के प्रमुख मद है ये, विकास के मद। फिर विकास हुआ परिवहन और संचार में, परिवहन संचार में 23.6 और दूसरी में 28.9, 23.6 से 28.9, इसमें थोड़ा बढ़ा परिवहन संचार में। ऊर्जा में देखें 11.1, 8.9, 11.1 बढ़ा, 8.9 यहाँ से थोड़ा सा कुछ कम है। सामाजिक सेवाएं, शिक्षा, स्वास्थ्य, आवास आदि, सामाजिक सेवाएं, शिक्षा, स्वास्थ्य, आवास 22.6, 19.7, इसमें थोड़ा सा पहली पंचयोजना में ठीक रहा। फिर अन्य में देखा तो पहली ठीक 3 और दूसरी 2.1। विकेंद्रित नियोजन, विकेंद्रित नियोजन के बारे में देखते हैं। जरूरी नहीं है कि हर नियोजन, जितना नियोजन बने वो सब विकेंद्रित हो, ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि जो भी प्लान बनेगा वो सब विकेंद्रित होना चाहिए। विकेंद्रित मतलब कि बांटना नहीं चाहिए, केंद्र में अलग और राज्य में अलग, ऐसा जरूरी नहीं कि विकेंद्रित हो। ऐसा भी नहीं है कि नियोजन का मतलब हमेशा उद्योग और बड़ी बड़ी परियोजनाओं से ही लगाया जाए। ऐसा भी नहीं है कि नियोजन प्लान का मतलब उद्योग और बड़ी बड़ी परियोजना से ही लगाया जाए नियोजन बने, ऐसा कोई भी जरूरी नहीं है। केरल में देखा जाए, केरल में विकास नियोजन के लिए जो रास्ता अपनाया गया है ना, केरल में तो नियोजन बना लेकिन उद्योग और बड़े बड़े परियोजना से नहीं बना। जैसे देखें केरल में विकास और नियोजन के लिए जो रास्ता अपनाया गया उसे केरल मॉडल कहते हैं। केरल मॉडल क्या होता है? केरल में विकास करने के लिए या केरल में नियोजन प्लान बनाने के लिए जो भी रास्ता चुना गया वो रास्ता को केरल मॉडल कहा जाता है। इस मॉडल में मैंने केरल मॉडल में शिक्षा, स्वास्थ्य, भूमि सुधार, कारगर खाद्य वितरण, गरीबी उन्मूलन पर जोर दिया गया। मैंने गरीबी खत्म करने के बारे में जोर दिया, उन्मूलन में खत्म, शिक्षा, स्वास्थ्य, भूमि सुधार, कारगर खाद्य वितरण और गरीबी उन्मूलन पर जोर दिया गया जाता रहा। केरल में प्रति व्यक्ति आय अपेक्षाकृत कम है, माने एक व्यक्ति पर जितना आमदनी होना चाहिए वो कम है। और यहाँ औद्योगिक आधार भी तुलनात्मक रूप से कमजोर है। औद्योगिक आधार भी कमजोर है, यहाँ नहीं है, न के बराबर है केरल में, है ना। प्रति व्यक्ति आय कम है तो औद्योगिक आधार कम है। इसके बावजूद भी केरल में साक्षरता 100% है, 100% पढ़ा लिखा रहते लोग। आयु प्रत्याशा भी बढ़ी है, वहाँ आयु प्रत्याशा में उम्र भी बढ़ा है लोगों के रहने के लिए। और वहाँ शिशु मृत्यु दर रहे या मातृ मृत्यु दर रहे, शिशु रहे या माता पिता की मृत्यु कम रहे या जन्म दर, सब में कम है। केरल में लोगों को कहीं ज़्यादा चिकित्सा सुविधा मिला है। चिकित्सा माने इलाज करने के मामले में भी बहुत ज़्यादा सुधार मिला है केरल में। 1987 से लेकर 91 के बीच में देखा जाए, 1987 से 91 के बीच में सरकार ने 9 लोकतांत्रिक पहल अपनाया। 87 से लेकर 91, 4 साल के अंदर 9 लोकतांत्रिक पहल नाम से अभियान चलाया है केरल। 9 लोकतांत्रिक पहल के अंतर्गत विकास के अभियान चले। 9 लोकतांत्रिक पहल के अंतर्गत विकास के अभियान चले, जिसमें विकास का अभियान चलल था। इसके अंतर्गत 9 लोकतांत्रिक पहल के अंतर्गत विकास का अभियान चलल था। विकास के बारे में विकास के अभियान में जिसमें विज्ञान और पर्यावरण के मामले में 7% साक्षरता का अभियान शामिल है। 9 लोकतांत्रिक पहल के नाम से चलल था। 1987-91 में केरल में अभियान चलता था। यह अभियान में क्या होता है? विकास के अभियान के बारे में चर्चा हो था, जिसमें बोला गया था विज्ञान और पर्यावरण के मामले में 7% सभी को शिक्षा दो। इन अभियान की रूपरेखा इस तरह बनाई गई थी कि लोगों को स्वयंसेवी नागरिक संगठन के माध्यम से विकास की गतिविधियों में सीधे शामिल हो।
नव लोकतांत्रिक पहल जो नाम चल था अभियान, इसमें बोला गया था कि लोगों को स्वयं से अपने आप से नागरिकों को संगठन को सेवा करना है। वही लोगों की स्वयंसेवी नागरिक संगठन के माध्यम से, स्वयंसेवी नागरिक संगठन के माध्यम से कोई भी विकास होगा और विकास की गतिविधियों में सीधे शामिल होगा। अपने आप से लोगों को बनाएगा स्वयंसेवी, अपने आप से सेवा करो, अब विकास की गतिविधि में हाथ बढ़ाओ। केरल में इस बात के भी प्रयास किया गया कि लोग पंचायत, प्रखंड, जिला स्तर की योजना को तैयार करने में शामिल हों। केरल में यही बात पर जोर दिया गया, पंचायत स्तर हो या प्रखंड, जिला स्तर की योजना जो ही बनेगा उसको तैयार करने में शामिल हो। जनता लोग पंचायत, प्रखंड, जिला स्तर के जो भी योजना बनेगा, प्लान बनेगा, उसमें शामिल होंगे लोग। तो केरल के बारे में क्या देखें, विकेंद्रीय नियोजन का मतलब जरूरी नहीं कि हर नियोजन विकेंद्रित हो, और ऐसा भी नहीं है कि जहां उद्योग बड़ी परियोजना होगा वहीं विकास होगा, वहीं प्लान बनेगा, ऐसा जरूरी नहीं है। प्लान बनाने के मामले में केरल में देखा जाए तो यहाँ विकास और प्लान बना अलग तरीका से। जो रास्ता चुना गया विकास और प्लान, उसको केरल मॉडल कहते हैं। केरल मॉडल में कहा हुआ शिक्षा, स्वास्थ्य, भूमि सुधार, कारगर खाद्य वितरण, गर्मी उन्मूलन पर जोर दिया गया था। केरल में प्रति व्यक्ति आय अपेक्षाकृत बहुत कम है, जितना होना चाहिए था बहुत कम है ना। यहाँ औद्योगिक आधार भी बहुत कमजोर है। केरल में साक्षरता 100% है, आयु भी 100 बढ़ल है, आयु प्रत्याशा बढ़ी है, शिशु रहे, मातृ रहे या जन्म दर है, सब में कम हुआ। केरल में लोगों को ज़्यादा चिकित्सा के हॉस्पिटल के व्यवस्था मिला गया है, बहुत सुविधा मिला गया है इलाज करने के मामले में। 87-91 में नव लोकतांत्रिक पहल चला था। नव लोकतांत्रिक पहल में बोला गया था कि विकास अभियान चला, चाहे विज्ञान रूप से हो या पर्यावरण के मामले में 100% साक्षरता अभियान शामिल है। नव लोकतांत्रिक पहल के रूपरेखा इस तरह बनाया गया कि लोगों को स्वयंसेवी नागरिक संगठन के माध्यम से विकास गतिविधि में शामिल हो। केरल में बोला गया है कि लोग प्लान बनाएगा पंचायत, प्रखंड, जिला स्तर के मामले में भी प्लान बनाने के मामले में लोग शामिल रहेंगे। बॉम्बे प्लान के बारे में देख लिए हैं, यह कौन सा सही नहीं है। यह भारत के आर्थिक भविष्य का एक ब्लूप्रिंट नहीं है। इसमें उद्योगों के ऊपर राज्य के स्वामित्व का समर्थन किया गया, सही बात है। उद्योगों के ऊपर राज्य के स्वामित्व का समर्थन किया गया है। इसकी रचना कुछ अग्रणी उद्योगपति ने किया था 1940 में। जो प्लान बने थे उसे बॉम्बे प्लान कहते हैं। इसमें नियोजन के विचार का पुरजोर समर्थन किया गया था। कोई भी नियोजन बनेगा, प्लान बनाने के विचार जो पूरा जो समर्थन किया गया, तो पीछे देख लीजिए पूरा है देवल है। भारत ने शुरुआती दौर में विकास की जो नीति अपनाई उसमें कौन सा विचार शामिल नहीं है। तो शुरुआती दौर में विकास की जो नीति अपनाया था उसमें नियोजन, प्लान बनाना, सहकारी खेती करना, आत्मनिर्भर होना चाहिए, सभी होना चाहिए, उदारीकरण नहीं होना चाहिए, यही अपने लिए था। यही नहीं था, उदारीकरण नहीं था। भारत में नियोजित अर्थव्यवस्था चलाने का विचार ग्रहण किया था। तो नियोजित अर्थव्यवस्था चलाने का विचार सबसे पहले बॉम्बे प्लान से भी चलल था, है ना। समाज के बारे में गांधीवादी विचार चल था। समाज के बारे में गांधीवादी विचार चले थे। कौन? यही पीसी महालनोबिस, है ना। पीसी महालनोबिस थे, ये नहीं, ये थे जी। असली नाम जेसी कुमारप्पा जो थे ना, जेसी कार्नेलियस, यही अर्थशास्त्री, चार्ट अकाउंटेंट, इंग्लैंड अमेरिका के में शिक्षा ग्रहण किए। महात्मा गांधी के अनुयायी, इसलिए गांधी आर्थिक नीतियों को लागू करने की कोशिश कर रहे थे, है ना। यही गांधी आर्थिक नीतियों को लागू करने की कोशिश किया। इसलिए इकोनॉमिक ऑफ
परमानेंस के लेखक थे। योजना आयोग के सदस्य के रूप में योजना की प्रक्रिया में हिस्सेदारी थे। वही का भारत में नियोजित अर्थव्यवस्था चलाने का विचार ग्रहण किया गया था। बॉम्बे प्लान से भी नियोजित अर्थव्यवस्था हुआ था। समाज के बारे में गांधीवादी विचार से भी, और सोवियत खेमे के उद्देश्यों के अनुभव से भी लेने के बारे में बोल था। किसान संगठनों की मांग से भी बोल था। चरण सिंह किसान से संबंधित है। पीसी महालनोबिस औद्योगिकरण से हुआ था। प्रथम पंच योजना के लेखक हैं, और प्रथम पंच योजना में औद्योगिकरण पर ज़्यादा जोर दिया था। यही पीसी महालनोबिस औद्योगिकरण है। बिहार का काल जैनिक जोनिक बिहार का काल जौनिक संबंधित है। वर्गीज कुरियन सहकारी दूध उत्पादन से वर्गीज कुरियन। अधिकारों